नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ के इतिहास के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे बाकी सब्जेक्ट के भी आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि रारी के कास्ट स्तंभ के संदर्भ में सातवाहन कालीन किन किन अधिकारियों के पदों का उल्लेख है। स्टेटमेंट नंबर 1 है प्रतिहार, 2 है सेनापति, 3 है रथी, 4 है महापीलुपति, 5 है मंडलाधिपति और 6 है सागंधक। किरारी के कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें सातवाहन काल में कार्यरत अधिकारियों के पदनामों का उल्लेख है। हाँ, इसमें इसमें पदनाम शामिल है। पहला प्रतिहार, दूसरा सेनापति, तीसरा रथी और चौथा सागंधक। इसके अलावा एक अन्य पदनाम है गौमांडलिक। महापीलुपति की बात करें तो ये कलचुरी वंश से संबंधित है, कलचुरी कालीन पद है। मंडलाधिपति का उल्लेख सिरपुर के पांडु वंश में मिलता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किरारी कास्ट सिस्टम से संबंधित अदर फैक्ट की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1921 में। वर्तमान में यह रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित है। हमारा दूसरा प्रश्न है महाशिवगुप्त बालार्जुन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। स्टेटमेंट नंबर 1 दिया गया है महाशिवगुप्त के पुत्र का नाम रणकेसरी था। 2 है यह शैव धर्म के अनुयायी था। 3 है सिरपुर से प्राप्त ताम्रपत्र की लाक्षर लिपि में लिखे हैं। 4 है इन्होंने पुलकेशन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की। और स्टेटमेंट नंबर 5 है इनके शासन में ये संघ छत्तीसगढ़ आए। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म का अनुयायी था, जबकि सिरपुर के पांडु वंश के अन्य शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 4 की बात करें तो इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार की थी। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि इस पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमण के कारण ही सिरपुर के पांडु वंश का पतन हुआ था। स्टेटमेंट नंबर 5 इनके शासन में हिंद सॉन्ग छत्तीसगढ़ आए थे। हिंद सॉन्ग का छत्तीसगढ़ आगमन 639 ईस्वी में हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 5 भी सही हो जाएगा। हिंद सॉन्ग ने अपनी रचना सियुकी में छत्तीसगढ़ का किसालों के नाम से उल्लेख किया है। हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2 4 5, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला स्टेटमेंट है उड़ीसा के सोमवंश का अंतिम शासक इंद्ररथ था। उड़ीसा के सोमवंश का अंतिम शासक इंद्ररथ नहीं बल्कि कर्णकेसरी था। स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट नंबर 2 है इस वंश के राजा महाशिवगुप्त की उपाधि धारण करते थे। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उड़ीसा के सोमवंश के राजा महाशिवगुप्त तथा महाभावगुप्त की उपाधि धारण करते थे। स्टेटमेंट नंबर 3 है इस वंश के राजा महाभावगुप्त की उपाधि धारण करते थे। सही है, स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 4 है इसकी राजधानी विरुद्धपुर थी। उड़ीसा के सोमवंश की राजधानी विरुद्धपुर थी। स्टेटमेंट नंबर 4 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 5 में बोला गया है कि इसकी राजधानी सिरपुर थी। उड़ीसा के सोमवंश की राजधानी सिरपुर नहीं थी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 5 गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में असत्य कथन हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 5। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा गया है
छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के समय एकमात्र मवेशी बाजार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के समय का एकमात्र मवेशी बाजार रतनपुर में स्थित है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ में भोसला शासन काल में कितने प्रकार के सिक्के प्रचलित हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है 10। तो छत्तीसगढ़ में भोसला शासन काल में कुल 8 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। इन 8 सिक्कों की बात करें तो ये पहला सिक्का है, इसमें रघु जी का सिक्का, दूसरा है अगनू नाला, तीसरा है मन भट्ट, चौथा है रामजी टांटिया, पांचवा सिक्का है शिवराम, छठवें प्रकार का सिक्का है जरीपट का, सातवां सिक्का है चांदी रुपया और आठवें प्रकार का सिक्का है जबलपुरी रुपया। ये 8 प्रकार के सिक्के भोसला शासन काल में छत्तीसगढ़ में प्रचलित थे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका और संपादक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सरस्वती और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर ए सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली माधवराव सप्रे। हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली का प्रकाशन 1905 में माधवराव सप्रे जी के द्वारा नागपुर से किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो तीसरा है जेल पत्रिका पंडित सुंदरलाल शर्मा। जेल पत्रिका का प्रकाशन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा सन 1922-23 में जेल से किया गया था। यह एक हस्तलिखित पत्रिका थी जिसमें पृष्ठों की संख्या 18 थी। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है अरुणोदय पंडित वामाराव लाखे। अरुणोदय पत्रिका का प्रकाशन 1921-22 में ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अरुणोदय एक हस्तलिखित पत्रिका थी। असत्य कथन पूछा गया है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल समाज पुस्तकालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन नंबर ए है यदुनंदन प्रसाद, बी है ठाकुर प्यारेलाल, सी है माधवराव सप्रे और डी है कुंज बिहारी अग्निहोत्री। तो बाल समाज पुस्तकालय का निर्माण यदुनंदन प्रसाद जी के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 है, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में विशाल तालाब व पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया था और पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण उन्होंने तुम्बाड़ में करवाया था, ना कि रतनपुर में, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट नंबर 2 है, जाजालादेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में उनके गुरु रुद्रशिव का उल्लेख मिलता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उनके रतनपुर अभिलेख में रुद्रशिव का उल्लेख मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट है, कलचुरी काल में दंड पाशिक नामक अधिकारी के द्वारा दंड जुर्माना वसूल किया जाता था। कलचुरी काल में दंड पाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। इसीलिए इसका कार्य जुर्माना वसूल करना था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है।
स्टेटमेंट नंबर 4 की बात करें तो इसमें कहा है कलचुरी शासनकाल में मंडी में युगा नामक परमिट लेना पड़ता था। ये स्टेटमेंट नंबर 4 भी बिल्कुल सही है। कलचुरी शासनकाल में मंडी में युगा परमिट देना पड़ता था। हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है असत्य कथन, तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट असत्य है, बाकी सब सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें बोला है असहयोग आंदोलन के दौरान जिन वकीलों ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र से वकालत का त्याग किया था उनमें शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है ई राघवेंद्र राव, बी है रत्नाकर झा, सी है गोवर्धन लाल श्रीवास्तव और डी है उपरोक्त सभी। ई राघवेंद्र राव जी की बात करें तो इन्होंने बिलासपुर से अपनी वकालत का त्याग किया था। रत्नाकर झा जी दुर्ग से संबंधित थे और इन्होंने दुर्ग से अपनी वकालत का त्याग किया था। गोवर्धन लाल श्रीवास्तव जी छुई खदान से अपनी, जो कि राजनांदगांव जिले में है, वकालत का त्याग किए थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले सुपरिटेंडेंटों के बारे में पूछा गया है। पहला दिया है कैप्टन एडमंड, दूसरा कर्नल पी वांस एगेन्यू, तीसरा है कैप्टन इलियट और चौथा है मिस्टर सैंडीज। कैप्टन इलियट की बात करें तो ये नियुक्त होने वाले पहले सुपरिटेंडेंट थे और ये सन 1818 से लेकर 1818 तक सुपरिटेंडेंट थे। पी वांस एगेन्यू दूसरे सुपरिटेंडेंट थे जो सन 1818 से लेकर 1825 तक सुपरिटेंडेंट थे। कैप्टन इलियट सुपरिटेंडेंट नहीं थे। चौथे में दिया है मिस्टर सैंडीज। मिस्टर सैंडीज सन 1825 से लेकर 1828 तक सुपरिटेंडेंट। इसलिए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ तीनों सुपरिटेंडेंट आएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन से संबंधित अदर फैक्ट की बात करें तो सन 1817 में सीताबर्डी के युद्ध में मराठे अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हो जाते हैं, जिसके कारण नागपुर का शासन रघुजी तृतीय को मिलता है, जो उस समय अल्पायु रहते हैं। इस कारण नागपुर का शासन चलाने के लिए, इसलिए नागपुर का शासन रेसिडेंस के माध्यम से चलाया जाता है और छत्तीसगढ़ में सुपरिटेंडों के माध्यम से शासन चलाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह में निम्नलिखित नेता थे। एक है शंकर लाल गनौत वाले, दो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, तीन है छोटे लाल श्रीवास्तव और चार है पंडित रविशंकर शुक्ला। 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी और इसमें सहयोगी थे पहला छोटेलाल श्रीवास्तव, दूसरा नारायण राव मेघावाले और तीसरा थे नथुजी जगताप। इसीलिए तीसरा छोटेलाल श्रीवास्तव भी आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ की कलचुरी राज्य का अधिकारी दंड पासी किस विभाग का प्रमुख था? राजस्व विभाग, मंत्री विभाग, पुलिस विभाग, इनमें से कोई नहीं। दंड पासी कलचुरी काल में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
स्टेटमेंट नंबर 1 है छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्र पर आधारित था। दूसरा, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। कलचुरी शासक प्रशासन में अमात्यों की सहायता से शासन चलाते थे। स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। तीसरा है गांव के प्रशासन का प्रमुख गौंटिया होता था। कलचुरी काल में गांव के प्रमुख गौंटिया होता था, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह तथा तिथि को सुमेलित करना है। एक साइड है रुद्री नवागांव, मोहबना, तमोरा, कट्टा सिल्ली, और दूसरे सूची में डेट दिया गया है। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के बारे में बात करें तो यह 22 अगस्त 1930 को हुआ था धमतरी में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह के बारे में बात करें तो ये 24 जुलाई 1930 को बालोद जिले में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तमोरा जंगल सत्याग्रह के बारे में बात करें तो ये 9 सितंबर 1930 को हुआ था महासमुंद जिले में। इसके नेतृत्वकर्ता थे यतियतन लाल, शंकर राव गनौद वाले और भगवती प्रसाद मिश्र। गट्टा सिरी जंगल सत्याग्रह के बारे में बात करें तो ये जून 1930 में हुआ था धमतरी जिले में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे नारायण राव मेघावाले, दूसरा नथुजी जगताप, और तीसरा छोटेलाल श्रीवास्तव। हमारा आंसर हो जाएगा अ में आएगा 3, ब में आएगा 2, स में आएगा 4 और द में आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा गया है रायपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल ने प्राचीन के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था। ऑप्शन ए है पृथ्वीदेव प्रथम, बी है रत्नदेव द्वितीय, सी है जाजलदेव द्वितीय और डी है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल देव ने रांची के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया। इस क्वेश्चन से संबंधित अदर फैक्ट्स के बारे में बात करें तो पृथ्वीदेव प्रथम का शासन काल था 1065 से लेकर 1095 ईस्वी तक। रत्नदेव द्वितीय के बारे में बात करें तो इनका शासन काल था 1120 से लेकर 1135 ईस्वी तक। जाजलदेव द्वितीय का शासन काल था 1165 से लेकर 1168 तक। पृथ्वीदेव द्वितीय का शासन काल था 1135 से लेकर 1165 तक। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी राजा विलास तुंग ने
740 ईस्वी में कराया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, इस राज्य के किस करत राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए हैं? ए है राजनांदगांव, बी कांकेर, सी बस्तर और डी कवर्धा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बस्तर। बस्तर में 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ब्रिटिश अधिकारी के समय अंग्रेजी भाषा को राजकाज की भाषा बनाया गया? ए है कैप्टन एगेलियू, बी है कैप्टन हंटर, सी है कैप्टन सैंडिस और डी है इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन सैंडिस के समय अंग्रेजी भाषा को राजकाज का भाषा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 है, कलचुरी प्रशासन राजा के अधिकार सीमित थे। कलचुरी प्रशासन में राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा गलत। दूसरा, प्रशासनिक विभाग अमात्य मंडल के जिम्मे था। कलचुरी राजा प्रशासन के लिए अमात्यों की सहायता लेते थे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। तीसरा है, गढ़ के अधीन 7 परह थे। स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही हो जाएगा, गढ़ वराहों में बटा होता था। स्टेटमेंट नंबर 4 है, लक्ष्मण साय ने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत कलचुरी शासक कल्याण साय ने की थी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 हो जाएगा गलत। स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा काल के में निम्न स्थानों पर विद्रोह हुए। 1 है धमधा, 2 है बरगढ़, 3 है कवर्धा और 4 है तारापुर। मराठा काल में हुए विद्रोह के बारे में बात करें तो धमधा में विद्रोह धमधा के गोड़ जमींदार द्वारा सन 1830 में हुआ था। दूसरा, बरगढ़ के जमींदार द्वारा सन 1833 में विद्रोह किया गया था। तारापुर में बात करें तो सन 1842 से लेकर 1854 तक तारापुर में विद्रोह हुआ था। कवर्धा में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी। तारापुर में हुए विद्रोह के बारे में बात करें तो इसके नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह। तारापुर के विद्रोह का उद्देश्य था कर में वृद्धि। यह विद्रोह सफल रहता है और कर में वृद्धि के आदेश को वापस ले लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है? ए सोमवंश, बी छिदक नागवंश, सी फणी नागवंश और डी इनमें से कोई नहीं। मामा भांजा मंदिर का निर्माण छिदक नागवंशी शासकों के द्वारा कराया गया है। छिदक नागवंशी शासक जगदेव भूषण धारावर्ष के शासनकाल 1042 से लेकर 1060 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 है, 20 दिसंबर 1920 को खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मौलाना शौकत अली रायपुर आए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए नेतृत्वकर्ता मौलाना शौकत अली 20 दिसंबर को रायपुर आए थे। स्टेटमेंट नंबर बी है, गांधी जी के धमतरी प्रवास में नारायण राव मेघावाले ने हरिजन फंड में 501 रुपए भेंट किए। स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर सी में बोला गया है, जुलाई 1937 में गठित
मध्य प्रांत सरकार में घनश्याम सिंह गुप्त व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। स्टेटमेंट नंबर सी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1937 में गठित मध्य प्रांत सरकार में व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त थे। स्टेटमेंट नंबर डी में बोला गया है काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष जयनारायण पांडे थे। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के सचिव जयनारायण पांडे थे, जबकि अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। इस प्रकार इस असत्य कथन है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है 1818-19 में किसने विद्रोह किया था? ए सुरेंद्र साय, बी हनुमान सिंह, सी ठाकुर गैंडलाल और डी रामराय। 1819 में विद्रोह किए थे रामराय। रामराय जी सोना खान के जमींदार थे। इनके क्षेत्राधिकार में आने वाले गांवों की संख्या में कमी कर दी गई थी, जिसके कारण सन 1818-19 में रामराय सिंह जी ने विद्रोह किया था। सुरेंद्र साय जी के बारे में बात करें तो इन्होंने 1857 में संबलपुर के विद्रोह में भाग लिया था। हनुमान सिंह 1858 में रायपुर के सिपाही विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठाकुर गैंदलाल सिंह जी परलकोट विद्रोह 1825 के नेतृत्व करता थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में छत्तीसगढ़ के रियासतों से निम्नलिखित नेता चुने गए थे। संविधान सभा में से छत्तीसगढ़ राज्य से भी सदस्य चुने गए थे। ये दो पार्ट में है। पहला, वे क्षेत्र जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रांत के अधीन थे, और दूसरा देसी रियासतों से चुने गए सदस्य। ब्रिटिश प्रांत से चुने गए सदस्यों की बात करें तो इसमें पहला है पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा है बैरिस्टर छेदीलाल और तीसरा है घनश्याम सिंह गुप्त। देसी रियासतों से चुने गए सदस्यों के बारे में बात करें तो इसमें पहला है रघुराज सिंह दीवान, जो सरगुजा रियासत से के थे। दूसरे व्यक्ति जो चुने गए थे वे हैं राम प्रसाद कोटाई, ये कांकेर रियासत के थे। और तीसरे व्यक्ति थे पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी, जो रायगढ़ जिले से थे। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के रियासतों से चुने गए नेता थे रघुराज सिंह, किशोर मोहन त्रिपाठी और राम प्रसाद कोटाई। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 व 4। क्वेश्चन नंबर 24 है 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है बलरामपुर, बी है संबलपुर, सी है जसपुर और डी है झारसुगुड़ा। 1905 में संबलपुर जिले को छत्तीसगढ़ से अलग करके उड़ीसा जिले में शामिल किया गया था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के करद राज्य एवं उनके राजवंश से सुमेलित है? ए सरगुजा रक्सेल चौहान, बी बस्तर काकती, सी कवर्धा राजपूत और डी उपरोक्त सभी। सरगुजा रियासत
रक्सेल चौहान राजवंश से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बस्तर में काकती वंश का शासन था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी में कवर्धा के राजगुड़, कवर्धा रियासत के राजा राजगुड़ वंश से संबंधित थे। ए बी सी तीनों सही हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरबपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या है? ए है शैव धर्म, बी है वैष्णव, सी है शाक्त और डी है इनमें से कोई नहीं। सरबपुरी राजवंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की? गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 22 से 28 नवंबर 1933 तक थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? ए है, ऑप्शन ए है, सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे। सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक नहीं थे, वे मराठा शासक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। ऑप्शन नंबर बी है, सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधित्व थे, ये बिल्कुल सही है। सी है, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी था। और डी है, सूबेदार का पद वंशागुणत होता था, ये पद वंशागुणत नहीं होता था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ के मंदिर तथा उसके निर्माणकर्ता राजवंश को सूची मिलाना है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण सोमवंश के द्वारा कराया गया था, एक आ जाएगा 4। भोरमदेव मंदिर कवर्धा का निर्माण मणि नागवंश के द्वारा कराया गया था, बी का आ जाएगा ऑप्शन ए। शिव मंदिर बारसूर का निर्माण चित्तक नागवंशी के द्वारा कराया गया था, सा का आ जाएगा 2। डी, शिव मंदिर पाली, पाली का निर्माण, इसको बाण वंश कर लीजिएगा, बाण वंश के द्वारा कराया गया था, द का आ जाएगा 3। हमारा सही आंसर होगा 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, कंडेल सत्याग्रह 1920, दूसरा महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1922, तीसरा गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933। इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कंडेल सत्याग्रह 1920 में प्रारंभ हुआ था, नेतृत्व करता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है, गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933 में स्टार्ट हुई थी, वे 22 से 28 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के प्रवास में थे। जंगल सत्याग्रह 1922, छत्तीसगढ़ में 1922 में केवल एकमात्र जंगल सत्याग्रह संचालित था, वह है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित एकमात्र जंगल सत्याग्रह। हमारा सही आंसर होगा 1 व 3, ऑप्शन नंबर डी सही। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया था, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि मराठा सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर राज्य पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन बी है, भीमजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा प्रथा प्रारंभ किया था। सूबा शासन का प्रारंभ व्यंकोजी भोसले के द्वारा किया गया था।
इसलिए स्टेटमेंट नंबर बी गलत है। ऑप्शन सी है महिपत राव विठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे। ये ऑप्शन सही है। महिपत राव दिनकर विठल राव आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे। ऑप्शन डी है नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए थे। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाने के लिए 8 जिलेदारों की नियुक्ति की थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का छत्तीसगढ़ आगमन असहयोग आंदोलन के समर्थन में प्रचार हेतु 1921 में केंद्रीय राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, जिसमें शामिल थे पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सी राजगोपालाचारी और तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921। क्वेश्चन नंबर 33 है छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किस नेता को प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है रविशंकर शुक्ला, बी है ई राघवेंद्र राव, सी है बैरिस्टर छेदीलाल और डी है ठाकुर प्यारेलाल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 34 है इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करने वाले शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? ए सरबपुरी वंश, बी कलचुरी वंश, सी पांडु वंश और डी नल वंश। प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश से संबंधित थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है राजा अभिलक किस राजवंश से शासक थे? ए मौर्य वंश, बी सोम वंश, सी कलचुरी वंश और डी सातवाहन वंश। राजा अभिलक सातवाहन वंश से संबंधित थे। राजा अभिलक के 2 सिक्के जांजगीर चांपा के बालपुर शक्ति में व मल्हार बिलासपुर में मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था? ए बस्तर क्षेत्र में, बी रायगढ़ क्षेत्र में, सी रतनपुर क्षेत्र में और डी रायपुर क्षेत्र में। नलवंशी शासकों का शासन था दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र में। नलवंशी शासकों का शासन काल था 4वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन नंबर 37 है रतनपुर पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति था? ए भास्कर पंत, बी रघुजी, सी महिपत राव और डी बिंबाजी भोसले। रतनपुर पर आक्रमण 1741 में भास्कर पंत ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 38 है काकती राजा रुद्र प्रताप देव से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है इनके समय जगदलपुर चौराहों का नगर बसाया गया, या रुद्र प्रताप देव जी ने जगदलपुर शहर में अनेक चौराहों का निर्माण कराया, इसलिए जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाने लगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी है इनके शासनकाल में घैटी बोनी स्त्री विक्रय प्रथा प्रचलित थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है भारत शासन ने इन्हें सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि दी थी। रुद्र प्रताप देव जी ने ब्रिटिशर्स की सहायता की थी, इसलिए इन्हें सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी है इनके शासनकाल में मुड़िया विद्रोह हुआ था। मुड़िया विद्रोह सन 1876 में राजा भैरम देव के शासनकाल में हुआ था। मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे झाड़ा सिरा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में हुए विद्रोह की बात करें तो इसमें 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे गुंडाधुर। असत्य कथन और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है?
रायपुर डायनामाइट केस में संबंधित व्यक्ति थे, पहला जयनारायण पांडे, दूसरा बिलक नारायण अग्रवाल, तीसरा ईश्वरी चरण शुक्ला। इसके अलावा सुधीर मुखर्जी व नागर दास बावरिया भी रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र केस से संबंधित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगापति की उपाधि धारण की? ए नल वंश, बी सरभपुरी वंश, सी सोम वंश और डी पांडु वंश। सोम वंश के शासक त्रिकलिंगापति की उपाधि धारण करते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया था? 1937 में डोंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष का सत्याग्रह किया था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, 1857 की क्रांति के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या की थी। हनुमान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 जनवरी 1858 को मेजर सार्जेंट सिल्वेल की हत्या की। ये स्टेटमेंट सही है। इसके कारण 19 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह जी के 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें 22 जनवरी 1858 को फांसी की सजा दी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, उदयपुर विद्रोह को दबाने में सहयोग देने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने उदयपुर रियासत सरगुजा के महाराज के भाई बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव को दिया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, वी नारायण सिंह की युद्ध पद्धति के बारे में कैप्टन स्मिथ ने लिखा है कि नारायण सिंह ने उत्कृष्ट शौर्य, साहस व उत्साह के साथ हम लोगों का गुरिल्ला पद्धति से मुकाबला किया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वी नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी कब दी गई? वी नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ पर फांसी 10 दिसंबर 1857 को दी गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बस्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे? ए काकती वंश, बी चालुक्य वंश, सी छित्तक नागवंश और डी सोम वंश। बस्तर में छित्तक नागवंशी शासक चक्रकोट के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लिया? ए है संपूर्ण हड़ताल आयोजित करना, बी ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चालन, सी हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना और डी विद्यार्थियों के जुलूस का नेतृत्व करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रामकृष्ण सिंह ठाकुर जी ने हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कलचुरी वंश की इनमें से किस राजा ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था? ए जाचलदेव प्रथम, बी रत्नदेव प्रथम, सी पृथ्वीदेव प्रथम और डी जाचलदेव द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाचलदेव प्रथम। जाचलदेव प्रथम ने कलचुरी के शासक बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? ए नारायण राव मेघावाले, बी शंकर राव गनौद वाले, सी सुंदरलाल शर्मा और डी नथोजी जगताप। महासमुंद जिले के तमोरा में सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे शंकर राव गनौद वाले, यति यतन लाल और भगवती प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजनांदगांव की ऐतिहासिक हड़ताल में देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? राजनांदगांव के बीएमसी मिल में 3 मजदूर आंदोलन हुए थे, जिसमें प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी ने भाग लिया था। वी गिरी जी आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बनते। क्वेश्चन नंबर 50 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी?
ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी महात्मा गांधी, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक यू।